हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं संगीता दलाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 5 नवंबर को योगा नेट का एग्ज़ाम है। इसमें यूनिट नंबर जो हमारी 7 है, योगा एंड हेल्थ, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो आज हम फटाफट इस यूनिट को ख़त्म कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम पेपर में अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले उस यूनिट में पूछ रखा है हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है उन्होंने WHO के अकॉर्डिंग भी पूछ रखी है, सुश्रुत संहिता के अनुसार भी पूछ रखी है। तो सबसे पहले हम करेंगे हेल्थ की जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, यानी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease और infirmity। यानी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने जो माना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति उस इंसान को माना जाएगा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कंप्लीट स्वस्थ होगा और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये जो डेफिनेशन है WHO ने 1946 में अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, ये आयुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। सुश्रुत जो ऋषि थे, उन महर्षि थे, उन्होंने बता रखा है सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रसन्नो आत्मने इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी सम दोष, जितने भी दोष हैं सभी बराबर हो, संतुलित हो। सम अग्निश्चय, सभी जितनी भी अग्नि है हमारी, सभी अग्नियां बराबर हो। सम धातु, जो हमारी 7 धातुएं हैं वो भी बराबर हो। मल क्रिया, और जो मल मूत्र विसर्जन करने की जो क्रिया है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए, यानी एक्टिव होनी चाहिए, अच्छे से मल मूत्र का हम विसर्जन कर सके। प्रसन्न, जो हमारी आत्मा है, इंद्रियां हैं और मन है, ये सभी प्रसन्न होने चाहिए। स्वस्थ इत्यभिधीयते, इसी को स्वास्थ्य का लक्षण माना जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिदोष। 3 दोष हमारे कौन कौन से हैं? वात दोष नंबर 1, नंबर 2 पित्त दोष, नंबर 3 कफ दोष। यानी वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात दोष अगर आपका इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तो आपको 80 टाइप्स की डिजीज हो जाती हैं। पित्त दोष अगर इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तो आपको 40 टाइप की डिजीज हो जाती हैं। और अगर कफ दोष आपका इम्बैलेंस हो जाता तो आपको 20 टाइप्स की डिजीज हो जाती हैं। तो इन सब को समान अवस्था में रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, यानी हमारी जो डाइट है उसमें जो आहार रस है वो कैसा होना चाहिए और उस आहार के गुण कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वात दोष में। वात दोष में हम मधुर आहार रस होगा हमारा। कैसा आहार रस होगा? मधुर। उसके बाद जो है पित्त दोष में भी हम मधुर आहार लेंगे, यानी मीठा। और कफ दोष में हम लेंगे कटु, यानी कड़वा। ठीक है, यहां से हर बार या तो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या तीनों दोषों के नाम बताइए, या उन दोषों में कैसा खाना खाना चाहिए, आहार रस कैसा होना चाहिए, आहार का गुण कैसा होना चाहिए। हर बार जो हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं योगा नेट के या JRF के सब्जेक्ट स्पेशल, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से उठते हैं। उसके बाद हमारा अमल होना चाहिए, अमल रस, और
लवण रस। ये तीनों रस हम वात दोष को बैलेंस रखने के लिए खा सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों की अपनी प्रकृति होती है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है। तो उसके बाद जो है हमारा जो जिस भी प्रकृति का इंसान होता है उसको इस टाइप का खाना खाना चाहिए। जो पित्त दोष है उसमें हम मधुर रस ले सकते हैं, उसके बाद तिक्त और कसाय रस ले सकते हैं। ऐसे ही हम जो कफ दोष है उसमें कटु रस ले सकते हैं और तिक्त एंड कसाय। इसको ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको याद होगा, एग्जाम में आप इसे नहीं भूलोगे। उसके बाद आहार का गुण कैसा होना चाहिए। वात दोष में हम उष्ण यानी गर्म खाना खाएंगे, ठीक है, उष्ण। पित्त दोष अगर हमारा होगा तो हमारा आहार ठंडा होना चाहिए, उसका शीत गुण होना चाहिए। और अगर कफ दोष है, खांसी जुकाम बलगम है, तो हमारा जो खाना है वो उष्ण होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो है स्निग्ध यानी चिकना। अगर आपको वात दोष में जो आपके खाने का गुण होगा वो कैसा होगा, अगर आपकी प्रकृति वात है तो आप कैसा खाना लोगे, स्निग्ध घी युक्त। इसमें आप कैसा खाना लोगे पित्त दोष में, पित्त दोष में आप लोगे रुक्ष यानी रूखा। और ऐसे ही आप जो कफ दोष है उसमें भी आप रूखा ही खाना खाओगे। उसके बाद जो हमारी बात आती है वो है कि जो हमारा वात दोष होता है उसमें हम जो है गुरु यानी भारी खाना खा सकते हैं। गुरु यानी जो मिठाइयाँ होती हैं वो हमारी भारी हो सकती है ना, मिठाइयाँ हमारी बारीक खाने के अंदर आती हैं। घी से बने हुए पदार्थ भी हमारे बारीक खाने से आते हैं, जैसे लड्डू बना लिए, बेसन के लड्डू वगैरह बना लिए, गूंद डाल लिया तो उसमें मीठा भी हो गया और घी भी हो गया। तो गुरु खाना हम वात प्रकृति के व्यक्ति खा सकते हैं। उसके बाद जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं वो भी गुरु यानी बाहरी खाना खा सकते हैं। उसके साथ ही उनके खाने का जो गुण है वो गुरु यानी भारी हो सकता है। जो हैवी खाना होता है, हलवा वगैरह, पूरी वगैरह, इस तरीके से खीर वगैरह। अब जो कफ दोष के प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, यानी उनका खाना कैसा होना चाहिए, लघु। तो इस तरह से अगर आप इस इतने पोर्शन को याद करके जाते हो तो इसमें से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि किस दोष के प्रकोपित होने से कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, या किस दोष में हमारा आहार रस कैसा होना चाहिए और आहार का गुण कैसा होना चाहिए, उसके बाद तो आप अपोजिट को ढूंढ ही लोगे। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।